आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। ओके। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या थी? तो वो इस प्रकार थी। फर्स्ट है, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। पहले उसमें कम मेंबर्स थे, अब उसमें मेंबर्स और ज़्यादा बढ़ा दिए गए तो उसके आकार में वृद्धि हो गई। इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या पहले 16 थी, अब 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। सेकंड है, 1909 के भारत परिषद अधिनियम ने क्या किया? केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को यानी मेजोरिटी को, यानी सरकारी बहुमत का क्या मतलब है? यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उनकी संख्या को ज़्यादा बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। गैर सरकारी सदस्य यानी इंडियंस। थर्ड है, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। फोर्थ है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ऐसे व्यक्ति थे जो कि पहले भारतीय सदस्य थे, जो कि कार्यपालिका के प्रथम, यानी कार्यपालिका परिषद में इससे पहले जो थे ब्रिटिशर्स ही थे। तो पहला भारतीय सदस्य बने कौन? पहले भारतीय सदस्य बने सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। फिफ्थ है, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होगा तो उसे मुस्लिम्स ही वोट देंगे। उसका मतलब होता है पृथक निर्वाचन, कि मुस्लिम को मुस्लिम ही चूज़ करेंगे, हिंदू को हिंदू ही चूज़ करेंगे, तो वो पृथक निर्वाचन होता है। तो 1909 के अधिनियम ने इस चीज़ को, इस प्रावधान, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हमने यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमने चीज़ देखी कि इसमें जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद में जो है सबसे पहले सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को, जो कि भारतीय सदस्य बने, और उसके बाद इसमें हमने देखा कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिक्स्थ है, इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। उसके बाद हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 से लागू हुआ, यानी बन तो कब गया था? 1919 में, लागू हुआ 1921 से। इस कानून को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसको जाना जाता है। मॉन्टेग्यू थे वो भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। जो भारत के राज्य सचिव थे ना, वो कहाँ थे? वो ब्रिटेन में थे, वो लंदन में थे। ओके। और जो चैम्सफोर्ड थे वो भारत के अंदर थे। तो इस जो भारत शासन अधिनियम 1909 है, उसको जाना गया मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से, जबकि भारत 1909 का भारत परिषद अधिनियम को जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, जिसमें जो लॉर्ड मार्ले थे वो तो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। उसी तरीके से 1919 के अधिनियम में हम देखते हैं क्या, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। तो इसमें मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव होते हैं और जो चैम्सफोर्ड होते हैं वो भारत के वायसराय होता है। तो इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। फर्स्ट है, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें
पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विषय कि भाई केंद्र इस विषय पर काम करेगा, तो उनकी सूचियां बनाई जाती है। प्रांत इस विषय पर काम करेगा तो उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। कि भाई जो प्रांतीय विधान परिषदें हैं ना, वो भी जो प्रांतीय विषय, प्रांतीय सूची के विषय हैं उन पर क्या बना सकती है, विधान बना सकती है। यहाँ पे यानी हमें यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरीके से हम बात करें जो कि 1833 में जो है जो सेंट्रलाइजेशन था वो चरम सीमा पर था। सेकंड है, इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया। यानी पहले तो जो है प्रांतीय विषयों को केंद्रीय सूची और जो है प्रांतीय सूची में बांटा। अब इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, एक तो हस्तांतरित और एक आरक्षित। तब हस्तांतरित और आरक्षित में क्या है डिफरेंसेस। तो हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ठीक है, तो हस्तांतरित विषयों पर काम कौन करेगा, एक तो गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल यानी वायसराय और मंत्रियों और मंत्री। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। सॉरी, इसमें गवर्नर वायसराय नहीं, गवर्नर, क्योंकि यहाँ पर प्रांत की बात हो रही है तो प्रांतों के अंदर गवर्नर था और इन सबका हेड था, वो था गवर्नर जनरल, जिसको जो है वायसराय बना दिया गया था बाद में। तो यहाँ पर गवर्नर वायसराय की बात नहीं हो रही, यहाँ पर गवर्नर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रांतीय विषयों को हम दो पार्ट्स में बांट रहे हैं, हस्तांतरित और आरक्षित। वो थोड़ा मुझे समझने में मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। तो हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो एक तो केंद्र में भी विधान परिषद थी और जो है स्टेट में भी विधान परिषद थी। तो ये स्टेट की बात, मतलब प्रांतों की बात हो रही है, तो जो विधान परिषद के उत्तरदायी था। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को बोला गया द्वैध शासन व्यवस्था। तो द्वैध क्या है, यूनानी शब्द डायआर्की से व्युत्पन्न हुआ है। हालांकि व्यवस्था काफी हद तक असफल रही, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। थर्ड है, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार 1919 के भारत शासन अधिनियम में आई। दिमाग में फिट कर लेना इसको अच्छे से कि इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। यानी राज्यसभा और लोकसभा का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है भारत शासन अधिनियम 1919 में। पहली बार दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। फोर्थ है, इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इनके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। फिफ्थ है, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। 1919 के एक्ट ने इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। यानी हम यहाँ पर बात करें ना प्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में, तो अब निर्वाचन कौन कर सकता था राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स के अंदर, तो उसका आधार क्या बनाया गया, संपत्ति, कि भाई किसके पास कितनी संपत्ति है उसके आधार पर, कौन कितना जो है टैक्स पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, कौन कितना एजुकेटेड, उसके आधार पर जो है सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया था। सेवंथ है, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया
और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसमें पहली बार हम देखते हैं जो है उच्चायुक्त को नियुक्त किया जाता है, वो भी लंदन में। उसके बाद पॉइंट है 8, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया। 9th है, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। 10th है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो इसके बाद आता है साइमन आयोग, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।